बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, उन्होंने इकॉनमी के जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपने घर पर दावत दी और उनको इकॉनमी के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी। 2:15 बजे का टाइम था। मैं पहली दफ़ा जब बनी गाला की तरफ रवाना हुआ तो एक पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी ही खूबसूरत जगह पे जाकर जो हम जर्नलिस्ट थे, हमारी गाड़ियों को सिक्योरिटी के 3 जो जगह थी उनसे गुज़र कर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पे जब हम पहुँचे तो गेट के बाहर हमारी गाड़ियां जो हैं वो रोड के ऊपर ही हमने पार्क की, और पार्क करने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ा ही मुझे अच्छा भी महसूस हुआ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो ख़ासी सख्त है। हम जर्नलिस्ट जो है वो हम बड़े रिलेक्टेड होते हैं अपना मोबाइल जमा करवाने में, और अगर कम से कम मुझे पता होता तो मैं अपनी गाड़ी में जिस दोस्त के साथ गया हुआ था उसी की गाड़ी में रख के मोबाइल चला जाता। लेकिन हमसे कहा गया जी आप अपना मोबाइल जमा करवाएं, उसके बाद आपको मीटिंग रूम में जाने की इजाज़त होगी। तो चूँकि इमरान खान साहब वाकई उनकी सिक्योरिटी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था कि हम जर्नलिस्ट से भी वो मोबाइल उन्होंने ले लिए और कहा कि आप किसी गैजेट के बगैर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे। इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए तो उनके साथ शिबली फराज साहब थे और जूम पे उन्होंने लिया हुआ था शौकत तरीन साहब को और मुजम्मिल असलम साहब को, और बाद में असद उमर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। तो पूरी कोर इकनॉमिक टीम जो पीटीआई की है उसकी जो नुमाया शख्सियात हैं वो इस ब्रीफिंग के दौरान मौजूद थी। इमरान खान साहब ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने जो उनका नैरेटिव है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसने इकॉनमी को तबाह कर दिया और ये इकॉनमी को किसी तरफ भी कोई डायरेक्शन नहीं है इनके पास, कोई रोड मैप नहीं है इनके पास, और ख़ासकर उन्होंने हवाला दिया जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड है उसका जो यील्ड है वो 113% पे चली गई, और वो ये कह रहे थे कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी पैनिक हो चुका है। क्योंकि उसके पैनिक होने की वजह ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद ये तवक्को थी इन्वेस्टर्स को कि रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा, इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए उनके बकौल हल यही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। एक नया मैंडेट लेकर जो भी हुकूमत आए वो इस काबिल होगी कि इस सारे क्राइसिस को हल कर सके। बाय एंड लार्ज जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया उनसे। मेरे ख्याल में लोग भी ये समझते हैं और जो हम जर्नलिस्ट हैं वो भी ये समझते हैं कि देखें, स्टेबिलिटी के लिए वाकई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ये ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल है, वो सवाल ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्शंस के बाद जो कोई भी जीत कर आएगा, जो अपोजिशन जमात होगी वो उसको 5 साल पूरे करने देगी और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं मांगी जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन एक चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तफिक हो, चूँकि आपके बकौल ही हम बड़े सीरियस क्राइसिस की तरफ और डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। तो उनका वही जवाब था जो वो देते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने मुझे मुखातब करते हुए कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्रिमिनल्स से बात करूं? ये क्रिमिनल्स हैं। उनके बकौल जो उनके सियासी मुखालफीन या जो दूसरी पार्टियां हैं
वो उनके लीडर्स क्रिमिनल्स हैं। और उसकी उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा जी देखें, वो जैसे ही इक़्तिदार में आए उन्होंने सबसे पहले नैब के लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स किए और अपने केसेस सारे माफ़ करवाने के चक्कर में हैं। उन्हें एनआरओ चाहिए था, उसी एनआरओ के लिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की और उसके ये जो लोकल एक्टर्स थे उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे हुकूमत से, मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। तो इन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर जो है वो बात नहीं हो सकती। एक जो बात उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट की, जो मैं समझता हूं कि कल का सबसे बड़ा टेक अवे था, वो ये था कि उन्होंने, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या आप असेंबलियों में वापस जा सकते हैं, तो उन्होंने, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर साइफर था, अगर उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए तो वो असेंबलियों में वापस जाने के लिए तैयार हैं। ये उनकी तरफ से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात थी। उसकी वजह यह है कि इससे पहले वो सिर्फ इलेक्शंस की बात कर रहे थे। ये पहली दफ़ा है कि वो इस बात पे तैयार हैं कि वो असेंबलियों में वापस चले जाएंगे। जो इकॉनमी के ऊपर उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा जी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी इनको डॉलर्स देने के लिए तैयार नहीं है, और डॉलर्स जब तक नहीं आएंगे इकॉनमी की स्टेबिलिटी नहीं होगी। और इसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी कि देयर इज़ नो फ्री लंच। हम अपनी इंडिपेंडेंस को, जो हमारी हकीकी आज़ादी है, उसको गिरवी रखेंगे तो हमें बेल आउट पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने वार्न किया इस बात से। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इंडिया के बारे में उन्होंने कहा, इंडिया की उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों फ्लॉड है। जब पाक इंडिया ट्रेड के बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने उसको कश्मीर के साथ लिंक किया। उन्होंने कहा जब तक मसला कश्मीर रिजॉल्व नहीं होता तब तक इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो नहीं हो सकती। उन्होंने डॉलर्स के बारे में कहा कि हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम डॉलर्स कमाने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी है। वो रेमिटेंसेस के थ्रू हो सकती है, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर हो सकती है, वो टूरिज़्म को फ़रोग़ देकर हो सकती है। मैंने उठते हुए उनसे ये सवाल किया कि क्या एक सिक्योरिटी स्टेट एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकती है। उनको जवाब था कि बिल्कुल बढ़ा सकती है, लेकिन डिटेल में उनसे इस बारे में बात नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। जब उनसे पूछा गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर थे, फिर क्या हुआ कि आपके तल्लुकात उनसे ख़राब हो गए, इस पर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि किस वजह से मेरे तल्लुकात, उनके तल्लुकात मुझसे ख़राब हुए। आप बेहतर है कि उनसे जाकर पूछें। उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात की और उन्होंने कहा कि जब ये कंस्पिरेसी यहाँ पे मेरी हुकूमत को निकालने की हो रही थी तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के पास स्पेशली शौकत तरीन साहब को भिजवाया और कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम ये डिस्टेबलाइजेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये मज़ीद बदतर हो जाएगी। बजाय, वो कहते हैं कि बजाय इसके कि वो मेरी हुकूमत को बचाते वो न्यूट्रल हो गए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर होती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट जब न्यूट्रल्स वो हो गए तो जो कोलिशन पार्टनर्स थे और जो बाकी लोग थे वो उनसे हट गए और उनकी हुकूमत जो है वो चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर और इस हकीकत को जो है वो जुटलाया नहीं जा सकता। कि उन्होंने ये भी कहा कि जब हम भी इकॉनमी को एक बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि उस वक्त हालात मुश्किल थे जब उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही थी। चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही थी, कमोडिटी सुपर साइकिल था, तो इस वजह से उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए ऑयल, POL की प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को कम किया और फ्रीज कर दिया। क्योंकि वो चाहते थे, उनके जहन में कहते हैं वो एक प्लान था, 100 अरब रुपए का इसका टोटल कॉस्ट थी पर मंथ और टोटल 466 अरब रुपए का ये खर्चा था। तो हमने अपने PSDP को कम करके और FBAR के रेवेन्यूज़ बेहतर जा रहे थे, हम इसको मैनेज कर सकते थे। लेकिन
जब ये हुकूमत आई तो इसकी वजह से सारी की सारी जो प्लान थे वो उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात और भी की, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया रशिया से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं डेफिनेटली अमेरिकन से भी बात करता और उनको कन्विंस करता कि हमारी ज़रूरत है, हम गंदम भी खरीदें, गैस भी खरीदें और ऑयल भी रशिया से 30 या 40% कम प्राइस पे खरीदते। और हमारी बातचीत रशिया के साथ इस मसले पे चल रही थी। जब कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में भी उनसे सवाल हुआ, कि आप कह रहे हैं कि आज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एट स्टेक है। जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक और ADB से कर्जे ले रहे थे और आपने बड़ी ज़्यादा कर्जे लिए, कुछ $37 बिलियन का फॉरेन डेट के अंदर जो है वो आपने इजाफा किया, तो उस टाइम इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कहाँ पे थी। आज अगर डेट रीशेड्यूलिंग की पेरिस क्लब से बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एट स्टेक है। इस पर शौकत तरीन साहब ने जवाब दिया कि देखें, डेट टू GDP रेशो को देखने की ज़रूरत है। अगर हमारी पेइंग कैपेसिटी है तो हमें उस डेट से कोई ख़तरा नहीं है। एक बात जो उन्होंने नहीं बताई वो ये है कि जो आपने GDP ग्रोथ की रीबेसिंग की है तो उसके नतीजे में आपका जो GDP का साइज़ है वो बढ़ गया है। तो उसको अगर इन परसेंटेज ऑफ GDP देखें तो आपको डेट टू GDP रेशो कम होता हुआ दिखाई देता है। होना ये चाहिए कि आप पुरानी GDP के साथ भी उसको कंपेयर करें और नई GDP के साथ भी कंपेयर करें, ताकि एप्पल टू एप्पल आप कंपैरिजन कर सकें और आपके सामने सही पिक्चर। इसके बारे में लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उसके बाद जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं खान साहब के मेन स्ट्रीम मीडिया से आपको क्या प्रॉब्लम है। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जानबूझ के जवाब नहीं दिया, चूँकि उनसे और बहुत से जर्नलिस्ट भी सवालात कर रहे थे। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि उनकी गुफ्तगू के दौरान जो मुझे बड़ी यानी अमेजिंग चीज़ नज़र आई वो ये है कि पूरी कन्विक्शन के साथ बात करते हैं। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, और वो मैंने ही सवाल किया उनसे कि मुझे ये बताएं, हाँ साहब आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन गवर्नेंस के जो 4 साल 3.5 पौने 4 साल आपके थे उसमें कुछ 4 फाइनेंस मिनिस्टर आपने चेंज किए, इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी आपने चेंज किए, मुतअद्दिद चेयरमैन FBR चेंज किए। तो ये जो गलतियां हुई हैं आप उनको भी एक्सेप्ट करें। इस पे उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा जी एक लर्निंग कर्व था, पहले साल तो हम क्राइसिस और फायर फाइटिंग में थे, बिल्कुल गलतियां भी हमसे हुई हैं, और वो लर्निंग कर्व के बाद आप चौथे साल में देखें तो हमारी गवर्नेंस भी बेहतर थी, हमने कोविड को बेहतर तरीके से मैनेज किया, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% पे चली गई, एक्सपोर्ट्स $32 बिलियन पे चली गई, हमारी रेमिटेंसेस जो 31 बिलियन पे चली गई। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक टीम की जो तारीफ़ थी वो भी की, लेकिन ये भी तस्लीम किया कि उनके गवर्नर्स के अरसे के दौरान गलतियां भी उनसे सजा दी। और मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि जब आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसकी करेक्शन और रेक्टिफाई करने की बात करते हैं। एक इशू पे बात नहीं हुई और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात थी। एक तो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में कोई बात नहीं हुई, दूसरा गवर्नेंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे जो 3.5 पौने 4 साल के अरसे में सबसे बड़ी मायूसी थी, इमरान खान साहब से ये तवक्को थी कि वो अपने इक़्तिदार में मेरिट को तरजीह देंगे, वो ठीक बंदा ठीक जगह पे लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे उन्होंने बात की, लेकिन उनके 4 साल में ये नहीं हुआ कम अज़ कम। और जो यूनुस डागा साहब का फियास्को था उससे तो बड़ी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। एक बेहतर IMF का प्रोग्राम वो नेगोशिएट कर चुके थे और असद उमर साहब इस बात की गवाही देंगे, अंडर ओथ अगर उनसे पूछा जाए तो वो गवाही देंगे कि IMF का एक बेहतर प्रोग्राम कि वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उस वक्त पूरी की पूरी इकोनॉमिक टीम को चेंज किया गया
और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई। और मैं समझता हूँ ये पीटीआई की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ब्लंडर था, जिसकी वजह से बाद में बड़े मिसाइल पैदा हुए। आखिरी बात, अगर इमरान खान साहब की कोर टीम बेहतर लोगों पर मुश्तमिल होती, और मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कि मुझे ये बताएं आपकी टीम में जो पीटीआई के हार्ड कोर लोग थे उनको आपने क्यों शामिल नहीं किया। मसलन मोहसिन अजीज़ साहब का नाम मेरे जहन में था, नौमान वज़ीर एक इनके सेनेटर थे, बड़े ब्रिलियंट लोग, बड़े ज़बरदस्त लोग, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं मुझे समझ नहीं आती कहाँ से लोग आ जाते हैं। और एक मुझे था कि अगर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेहतर कोई आदमी होता तो शायद इमरान खान साहब की कारकर्दगी इन 4 सालों में ज़्यादा बेहतर होती। ये जो सिंगल ट्रैक लोग, एक तो इमरान खान साहब खुद भी वैसे माशाल्लाह वैसे सिंगल ट्रैक ही हैं, लेकिन ठीक है पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़ी मैसेज की सपोर्ट उनको है, तो उनको चाहिए कि अपनी कोर टीम के अंदर डिवर्सिफाइड लोगों को शामिल करें। वो पाकिस्तान की एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, एक अच्छा एसेट है, सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा कि हमने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना है और आइंदा अगर हमें हुकूमत मिली तो हम वो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमसे पिछले अरसे के दौरान सरजद हुई हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत ही पॉजिटिव बात उन्होंने की है। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक अच्छा एडिशन है, लेकिन वो सियासत को आगे लेकर जाएं, सियासत को वापस 90s की तरफ ना लेकर जाए। जो करप्शन के बारे में उनकी बात थी, जो कि मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा जी नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, हालांकि ज़्यादा परसेप्शन ये है कि नैब को वही कंट्रोल कर रहे थे। तो अगर नैब उनके कंट्रोल में नहीं था तो नैब किसके कंट्रोल में था, ये इमरान खान साहब को जवाब देना चाहिए। दूसरा, आप नैब को एज ए टूल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। एक बात उन्होंने ज़रूर की, उन्होंने कहा जी जब तक सर्टेनिटी नहीं होगी ऑफ पनिशमेंट तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, विच हंटिंग और अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल ना करें, तो डेफिनेटली नैब का इदारा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड हो, उसमें सब लोग शामिल हों, उसमें आर्मी के लोग भी शामिल हो, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए हम साफ़ी भी शामिल हो, सारे लोग शामिल हो, जो करप्शन के अंदर मुलविस है वो उसके डोमेन के अंदर आए। ये ना हो कि कुछ एक्सक्लूजन्स देकर उनको, अभी हुकूमत ने जिस तरह की अमेंडमेंट्स उसके अंदर की हैं वो भी मैं समझता हूँ कोई अच्छी अमेंडमेंट्स नहीं हैं। इसलिए एक ब्रॉडर कंसेंसस उसके ऊपर डेवलप करें और इसको आगे लेकर चलें। तो टोटल जो इस गुफ्तगू का क्रक्स है वो ये है कि इमरान खान साहब वापस आने के लिए तैयार हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनको एंगेज करें और जो साइफर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का उनका मुतालबा है उसको माने और एक पॉलिटिक्स को आगे लेकर चले, और इलेक्शंस भी इस तरह के हों कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर की तरफ से ये गारंटी हो कि जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मानेंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डेवलप हो। तो कल इमरान खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात बड़ी अच्छी थी, बड़ी पॉजिटिव थी। टेक अवेज उससे यही था कि पॉलिटिक्स की चीज़ें और इकॉनमी की चीज़ें वो आगे चलाने के लिए तैयार हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर वो वापस इक़्तिदार में उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें मौका दिया तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर सिमत देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो साफ़ी थे उनकी तरफ से फीडबैक यही था उनको कि आपके जो पिछले 4 साल का अरसा था वो कोई इतना आइडियल नहीं था। तो अगर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाइन बात है। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।